नमस्कार दोस्तों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोह सीरीज जो कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए बनाई गई है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा असम में स्थित है और इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। तो राइट ऑप्शन है बी, असम। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन है सी, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन हुआ ए, 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम क्या है? तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर 2 दिसंबर 2019 को पायलट बनी। तो इसका राइट आंसर हुआ बी, शिवांगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। तो राइट ऑप्शन हुआ सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो राइट आंसर हुआ डी, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे और साहित्य के क्षेत्र में ही उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। तो राइट आंसर हुआ बी, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक प्रतिवर्ष ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। तो राइट ऑप्शन हुआ इसका बी, 1995। क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का संचालन करने वाला पहला शहर? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का परिचालन शुरू करने वाला मुंबई देश का पहला शहर है और इस इलेक्ट्रिक बस का नाम स्विच EV22 है और इस सेवा का उद्घाटन फरवरी 2023 में किया गया और यह बस सेवा कुर्ला बस डिपो व बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मध्य परिचालित की जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की बेंगलुरु स्थित धातु प्रतिमा है, जो कि 100 फीट से अधिक ऊंचाई वाली यह प्रतिमा विश्व में किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस प्रतिमा को बनाने वाले रामवी सुतार हैं और इसके निर्माण में मुख्यतः कांच एवं स्टील का उपयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ सी, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रहीसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं?
तो 25 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नशर अल रईसी को इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया था और इनका कार्यकाल वर्ष 2025 तक रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ डी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो वर्ष 2022 में पुलित्जर पुरस्कार द वाशिंगटन पोस्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, द वाशिंगटन पोस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो दक्षिण कोरिया के जेजू में अक्टूबर 2022 में आयोजित समारोह में भारत के एकमात्र शहर हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और हैदराबाद को कुल 6 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया। राइट आंसर हुआ बी, हैदराबाद। क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्न में से किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा निम्न में से किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा बराबर होती है शक्ति गुणे समय। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट अथवा किलोवाट होता है। तो ऊर्जा किलोवाट घंटा का मात्रक ए विद्युत शक्ति है। राइट ऑप्शन हुआ ए, विद्युत शक्ति। अगला हुआ, बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के संपर्क में आने पर कार्य करता है तथा चलने हेतु आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो खुरदरी सतहों के बीच यह बल अधिक प्रभावी होता है, जो कि बर्फ़ की सतह पर सदैव पानी की पतली परत उपस्थित होती है जो इसे चिकना बना देती है। अतः बर्फ़ की चिकनी सतह पर घर्षण बल शून्य होने के कारण इस पर चलना कठिन होता है। तो राइट ऑप्शन हुआ ए, घर्षण का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, 10 लाख माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, गति का दूसरा नियम। अगला है, एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि वह संवेग प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ डी, वह संवेग प्राप्त करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी? तो जर्मनी के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ जोहानस केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। तो राइट ऑप्शन हुआ इसका ए, जे, केपलर। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ डी, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक या कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रेयॉन गैस का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हुआ इसमें सी, फ्रेयॉन। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अवतल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा अथवा इससे छोटा भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु दर्पण के सापेक्ष किस दूरी पर रखी गई है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, छोटा या बड़ा हो सकता है। अगला है, स्वच्छ आकाश का रंग किस फेनोमेना के कारण नीला दिखाई देता है? तो स्वच्छ आकाश में प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित धूल, अति सूक्ष्म कणों आदि के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन उसे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पर अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अतः कथन डी गलत होगा। ये डी, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी सही ऑप्शन है, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता। सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आँखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है। ये भी सही है। और इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है?
तो ध्वनि का स्वरमान यानी कि पिच का निर्माण इसकी आवृत्ति द्वारा होता है। आवृत्ति की संवेदना को ही पिच कहा जाता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि की पिच उतनी ही अधिक होगी। तो राइट ऑप्शन हुआ बी, आवृत्ति। अगला है, एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, रासायनिक। अगला है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो राइट ऑप्शन हुआ इसका सी, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। अगला है, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी अवयव नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। जब किसी मिश्रण में जल मिलाने के बाद भारी अवयव नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन के दौरान नीचे बैठने वाले अवयवों या कणों को तलछट कहा जाता है। और ऑप्शन ए में दिया है चलन। तो चलन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो जो पृथक करने में किया जाता है। और सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों या अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, पीने के पानी में रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है। तो क्लोरीन द्वारा पीने के पानी में रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है। वस्तुतः क्लोरीन पेयजल में उपस्थित बैक्टीरिया व अन्य हानिकारक जीवों को नष्ट करने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। तो ब्रोमीन एक तरल हाइड्रोजन तत्व है। यह भूरे रंग का तरल पदार्थ है जो शीघ्रता से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ब्रोमीन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। ग्रेफाइट, तांबा एवं चांदी विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बिजली का अच्छा चालक नहीं है। राइट ऑप्शन है बी, ब्रोमीन। अगला है, प्याज रासायनिक क्षोभक का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। यह आँख की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिनसे अश्रु निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का प्याज को काटने पर आँखों में तीव्र जलन होने लगती है। यह प्याज के रस में उपस्थित प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैसीय यौगिक के कारण होता है जो सल्फोनिक अम्ल उत्पन्न करता है। और यह गैस आँख के जल से क्रिया करके तुरंत सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आँखों में जलन होने लगती है, अर्थात जिससे आँखों से आंसू निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे आंसू निकलते हैं। अगला है, ओजोन का गुणसूत्र है। तो ओजोन का अणुसूत्र है। ओजोन का अणुसूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो राइट आंसर हुआ इसका ए, O3। अगला है, अगर रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वास की गति हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण रक्त में बढ़ने से श्वास की गति बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CO2 का रक्त में उच्च सांद्रण निम्न pH को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, बढ़ जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो इसका कारण है विटामिन ए। रतौंधी का रोग विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। इस रोग के कारण व्यक्ति कम प्रकाश एवं रात में स्पष्ट रूप से देखने में अक्षमता का अनुभव करता है, अर्थात वह ऐसी दशा में ठीक से नहीं देख सकता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने और टेढ़ापन होने की संभावना बढ़ जाती है। और विटामिन बी, राइबोफ्लोविन की कमी से तंत्रिका संबंधी रोग होते हैं। और विटामिन ई वसा में एक घुलनशील विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, विटामिन ए। अगला है, कोशिकाओं के अध्ययन को ऑप्शन ए साइकोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, साइटोलॉजी। अगला है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। तो स्थिर
विनिमय दरों के अंतर्गत सभी विनिमय लेन देन उस विनिमय दर पर होते हैं जिसे मौद्रिक अधिकारी निर्धारित करता है। मौद्रिक अधिकारी करेंसी बाजार में हस्तक्षेप करके नियत विदेशी विनिमय दर को निश्चित कर सकता है। चूँकि भारत में मौद्रिक अधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जो कि देश का केंद्रीय बैंक भी है, यह कार्य RBI द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी 2400 है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी है। वर्तमान में गरीबी का मापन मानसिक पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 2400। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? 2400। अगला है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। तो संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांतों के बारे में उपबंध किया गया है। प्रश्न अनुसार अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हुआ बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? तो राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर हुआ राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, 3 साल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यह धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, और इसमें लिखा है कर सकता है, ये गलत है। धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110A में किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ सी, जो कि गलत है। बाकी के सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राइट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 84। अगला है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य करता है। इनका चुनाव आमतौर पर किस माध्यम द्वारा होता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष एक नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य करता है। इसका चुनाव आमतौर पर किस माध्यम द्वारा होता है?
तो प्रत्येक आम चुनाव लोकसभा के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों में से एक अस्थायी सदस्य यानी प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। इसका चयन का राष्ट्रपति इस चयन का राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। राइट ऑप्शन हुआ डी, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित एक वरिष्ठ लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किन निकायों के वक्ता मुखिया होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री निम्न निकायों के मुखिया होते हैं: नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान विभाग, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जनसंख्या नियंत्रण पर राष्ट्रीय उद्योग आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, ये सभी। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता है। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। अगला है, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? महान्यायवादी भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को संभालता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत संघ और राज्य के लेखा का परीक्षण करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ए, महान्यायवादी। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 यह उपबंध करता है कि निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति संसदीय विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राइट ऑप्शन हुआ ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला है, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान की अनुच्छेद 371(h) के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371(h) के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इसने अपना दायित्व का निर्वहन करने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श कर व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है तथा उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा और इसके प्रति वह जवाबदेह नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश था? तो 18वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों ने दादरा और नागर हवेली पर कब्जा कर लिया था। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ सी, दादरा और नागर हवेली। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भाग 20। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है? तो ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर पंच चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। राइट ऑप्शन है डी, वार्ड मेंबर यानी कि पंच। अगला है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में भारत का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ व्यवस्था या शासन से है, अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का राज्य। इस प्रकार लोकतंत्र उस प्रशासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। भारत में प्रतिनिधि शासन प्रणाली को अपनाया गया है
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार का गठन व संचालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, प्रतिनिधियों का। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का। सॉरी, राइट आंसर है इसका, राइट ऑप्शन इसका सी ही सही है, प्रतिनिधियों का। मुझे डाउट लग रहा था इसलिए देखा मैंने। अगला क्वेश्चन है 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह की मांग के लिए था, किसकी मांग के लिए था? तो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए था। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ए, राजस्व वसूली में छूट। अगला है 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुआ था, और वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर वह दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, परंतु कार्यकारिणी के गठन पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में चुना गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन 1917 में कलकत्ता में हुआ, और इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, एनी बेसेंट। अगला है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन वर्ष 1942 में कैप्टन मनमोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में इसका नेतृत्व ग्रहण किया। INA की महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, झांसी की रानी। अगला है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस शहर से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में बॉम्बे शहर से शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रारंभ होते ही महात्मा गांधी तथा अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, बॉम्बे। अगला है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो राइट ऑप्शन है बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अगला है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो लॉर्ड हार्डिंग, जिनका कार्यकाल था 1910 से 1916 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में वर्ष 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की घोषणा की गई। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला है 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत समाज स्थापना 1904 और स्थान था नासिक, और इसके संस्थापक थे वीडी सावरकर। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ बी, वीडी सावरकर। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।
तो इसका राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। साथ ही साथ दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। राइट आंसर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जब संपूर्ण चंद्रमा पृथ्वी की छाया से ढक जाता है तब भी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर प्रकाश चंद्रमा की सतह पर कुछ मात्रा में पहुंचता है, जिसमें से प्रकाश के बैंगनी भाग की मात्रा तो अधिक प्रकीर्णन के कारण छट जाती है, लेकिन लाल प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य और कम प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा की सतह तक पहुंचता है, जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ पूर्ण चंद्र ग्रहण। ऑप्शन बी सही है, चंद्र ग्रहण। अगला है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद लोहे के खनिजों का ऑक्सीकरण हो जाता है, यह जंग लग जाता है, जिसके मिट्टी और वातावरण लाल दिखाई देती है। यह अपनी धुरी पर लगभग 24.7 घंटे में एक चक्कर लगाता है। और राइट आंसर है बी, मंगल ग्रह। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को होती है। तो इसका राइट आंसर है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, ऑप्शन सी। अगला है किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय अंतर 4 मिनट का होता है। राइट ऑप्शन है सी, 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी, आयरन ऑक्साइड। अगला है पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। अगला है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया एक आरंभिक महाविस्फोट के साथ शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य एक राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। और महाराष्ट्र पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हुआ डी, महाराष्ट्र। अगला है रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से गेहूं, सरसों तथा चना की खेती रबी फसल के मौसम में की जाती है, जबकि चावल, मक्का, बाजरा आदि खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें रबी की फसल है ऑप्शन सी, गेहूं, सरसों और चना। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला है किस तरह की जलवायु चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गर्म और नम जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है। राइट ऑप्शन हुआ ए, गर्म और नम। अगला क्वेश्चन है विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक
बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो विभाजन के दौरान भारत का कपास उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। राइट ऑप्शन है बी, कपास। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट एक लौह अयस्क है, इसका खनन उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में किया जाता है। राइट ऑप्शन है डी, हेमेटाइट। अगला है, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर ईंधन आदि के द्वारा कुछ न कुछ प्रदूषण एवं विकिरण का खतरा रहता है। 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में हुआ है। तो निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है डी, पवन ऊर्जा। अगला है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। उसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। एल्युमिनियम उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, एल्युमिनियम। अगला है, भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा पत्तन है। यह अच्छी तरह से संरक्षित एवं एक प्राकृतिक बंदरगाह है। राइट ऑप्शन है डी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, पूर्णिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में से एक है वनोन्मूलन, यानी कि लकड़ी काटना। उसका राइट आंसर हुआ ए, लकड़ी काटना। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह है, तो इसका राइट आंसर है बी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। तो राइट आंसर है बी, 5 जून। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हुआ कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। अतः यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी, एशिया। अगला है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षादन हेतु न्यूनतम संतुति भूमि क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 यानी कि 33% भाग पर वन होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 33%। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ
इसका राइट ऑप्शन है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन राजीव गांधी सरकार में हुआ था 1985 में, और 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय गंगा नदी प्रशिक्षण संरक्षण प्राधिकरण किया गया। तो इसे इसमें 1985 है नहीं विकल्प में, तो इसके हिसाब से ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है भारतीय जनगणना आमतौर पर हर 10 वर्ष बाद की जाती है। भारतीय जनगणना आमतौर पर हर 10 वर्ष बाद की जाती है। वर्तमान जनगणना 2011 से पूर्व जनगणना वर्ष 2001 में हुई थी। तो राइट ऑप्शन है सी, 10 वर्ष। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा एवं महाराष्ट्र हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, बिहार। अगला है भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के 5.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, मध्य प्रदेश। अगला है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। राइट ऑप्शन हुआ सी, मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। तो लाइकेन पेड़ों की छाल पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार सहसहजीविता का प्रभाव पौधों एवं वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। लाइकेन प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। तो इस कारण इसका राइट आंसर हुआ ए, लाइकेन। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से लगभग 75% होती है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है, और राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। अगला है बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। राइट आंसर है बी, एल्युमिनियम। अगला है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में है, या ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। राइट आंसर हुआ डी, डिगबोई, असम। अगला है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र में होता है। इंडियन मिनरल्स एयर बुक 2020 के अनुसार भारत में अपतटीय क्षेत्र के वर्ष 2018-19 में 22,117 मिलियन क्यूबिक मी गैस का उत्पादन हुआ है, जिसमें से सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र से हुआ है। वर्ष 2019-20 में 20,634 मिलियन क्यूबिक गैस का उत्पादन भारत के अपतटीय क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, अपतटीय क्षेत्र। अगला है सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है। तो इसका राइट आंसर हुआ वैश्विक मानचित्र सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य तरीका है। इसका राइट आंसर हुआ ए, वैश्विक मानचित्र। तो ये रही आपकी आंसर शीट, आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।